जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। जो बचा हुआ था उसके आगे का देखेंगे हम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण जो होता है उसके कौन कौन से आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने आर्टिकल्स 22 तक पढ़ लिया था, अब हमारा आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 हमें क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मतलब देखिए, ये एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आता है आर्टिकल नंबर 23। देखिए, ये जो है ये वाला, ये हमारा मेन आर्टिकल है। मैंने इसको और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, होता क्या आर्टिकल नंबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब किसी भी व्यक्ति की तस्करी या उसको जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई ऐसा करवा रहा है, इसका मतलब वो आपके आर्टिकल नंबर 23 का वायोलेट कर रहा है और जिसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं या कानूनी मदद ले सकते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 23 में होता क्या? देखिए, ट्रैफिकिंग मतलब होता है देह व्यापार या तस्करी, मतलब किसी भी व्यक्ति को बेचना या खरीदना। ये आर्टिकल नंबर 23 में आता है। अगर किसी व्यक्ति को बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो आपके आर्टिकल नंबर 23 का वो खंडन कर रहा है, इसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। इसका आता है, इसका पहला टॉपिक है। देखिए, पहला है आपका ट्रैफिकिंग, देह व्यापार, जो कि बहुत तेजी से फैलता है इंडिया में और कई सारी कंट्रीज में, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री में ये चलता रहता है। बाउंडेड, आप किसी भी व्यक्ति को बांध के रख नहीं सकते हैं। देखिए, बाउंडेड में होता है बांध के रखना या जकड़ना। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मजदूर दो तरह के, एक होते हैं बंधुआ मजदूर, एक होते हैं आपके बिना पैसे पे किए जाने वाले मजदूर। जैसे मान लीजिए पहले पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में ये होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा ऋण दे देते थे, यानी कि लोन देते थे, और वो लोन ना चुका पाने के कारण उन लोग अपने घर पे बिना पैसे के वो काम कराते थे। वो होता है एक तरह का मजदूर। और दूसरा ये होता है कि बंधुआ, जैसे मान लीजिए आप उसको बांध के अपने पास काम करा रहे हैं और पैसा नहीं दिया। दूसरा ये होता है कि आपने काम तो करवाया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। जैसे काम करवाया और पैसा नहीं दिया, अगर दिया भी तो जो उसका रेट है उससे कम पैसा दिया, तो वो भी इसी के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई काम हो रहा है, आपने किसी व्यक्ति को उस काम के लिए बुलाया और उस व्यक्ति, जैसे एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो काम ना कर पाता हो। जैसे मान लीजिए वो थक जा रहा है कि मैं बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी आप जबरदस्ती उससे काम करा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके आर्टिकल नंबर 23 को खंडित कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार या कोर्ट, सरकार तो जैसे फंडामेंटल राइट्स होती है, जो सरकार ना देखिए, वो डायरेक्ट लीगल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स एक लीगल राइट है जो हमें कानूनन प्राप्त है, वो हमें कानूनन प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को हम बंधुआ बांध के काम कराते हैं या जबरदस्ती काम कराते हैं या उसके उचित वेतन न देते हैं, इसका मतलब आप उसके बाउंडेड कर रहे हैं। इसके कारण आर्टिकल नंबर 23 उसका बाउलेट हो रहा है। एक होता है फोर्स लेबर, आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, आप जबरदस्ती काम करो, वो काम नहीं करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कहीं से उठा के लाया और बोला कि तुमको ये काम करना है, वो बोला मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन आप जबरदस्ती मार पीट के, जैसे पुराने जमाने में अंग्रेज करते थे, हमारे ही लोगों को हमसे ही पैसा लेते थे और हमें मुझे कर ना दे के हमें जबरदस्ती काम कराते थे और कोड़ों से मारते थे। तो ये सारी जो चीजें आती हैं, ट्रैफिकिंग, बाउंडिंग, फोर्स, ये हमारी आर्टिकल नंबर 23 में आती हैं। और जैसे मान लीजिए कभी कोई ऐसा हो सकता है कि कभी आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता था, लेकिन हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जो बी आर अम्बेडकर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके साथ साथ जो बी एन राव थे वो एडवाइजरी कमेटी के हेड थे। मतलब वो सलाहकार थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते थे। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके पास एक प्रॉब्लम्स आई। ये प्रॉब्लम्स ये आई कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में इमरजेंसी होता है, चाहे किसी दूसरे कंट्री ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमारे पास सैन्य शक्ति उतनी ना हो या किसी तरीके से हम उनसे पीछे हो रहे हैं, तब तो कंडीशन ये हो सकता है ना कि अपने लोगों को काम पे लगाया जाए बिना वेतन दिए हुए। लेकिन देखिए, इसीलिए 22(1) सब क्लॉज ये कहता है आर्टिकल कि इमरजेंसी के समय कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो आपसे कुछ चीज़ों पे आपकी मदद ले सकती है, चाहे उस पर राजी हो या ना हो। तो ये था आर्टिकल नंबर 23। हम आज देखते हैं आर्टिकल नंबर 24। ये देखिए, ये था फोर्स लेबर के लिए और ये है चिल्ड्रन के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड एटसेट्रा। किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या किसी भी
लड़की या लड़के को आप किसी भी जगह पे काम नहीं करवा सकते, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या माइंस हो। और मोस्टली जो छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है वो या तो फैक्ट्रीज में होती हैं माइनिंग के कारण। और ये एक आसान क्वेश्चन ये पूछता है कि फैक्ट्रीज में कौन कौन सी गैस निकलती है, तो मोस्टली CH4 निकलती है, इथेन गैस। फैक्ट्री जो कोयले के कारखाने होते हैं उसमें इथेन गैस निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम आयु का है तो आप उससे किसी भी जगह पे काम नहीं करा सकते थे। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। हमने अभी आर्टिकल 24 तक पढ़ा और आर्टिकल 23-24 में हमें दिया हुआ था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, या सरकार या गवर्नमेंट हमें या कानून हमें किस तरीके से बचाएगी। वैसे ही आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 27 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो हमें मिला हुआ है। तो आर्टिकल 25 में हम देखते हैं क्या है। आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रमोशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब देखते हैं इसमें जो देखिए पॉलिटी का ये है कि कुछ इंग्लिश कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें डाले हैं, उस वर्ड्स को हमको समझना पड़ता है। इतने आसान पॉलिटी नहीं कि आप कैसे भी उसको समझ लेंगे। उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसकी स्पेसिफिक उस पॉइंट पे स्पेसिफिक मीन्स होता है। इसलिए देखिए ये कॉन्साइंस का मीन्स होता है अंतरकरण, यानी कि अगर मैं हिंदू हूँ, इस आर्टिकल का मतलब ये है अगर मैं हिंदू हूँ और हो सकता है मुझे उर्दू के अल्फाज या मुस्लिम के कुछ रीति रिवाज या कुछ धर्म में कुछ ज़्यादा ही पसंद आता हो, या मुस्लिम है वो हिंदी के कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, हिंदू रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते होंगे, या कोई सिख है वो ईसाई को अच्छा लगता है, ईसाई है वो हिंदू के धर्म को अच्छा लगता है। तो आप अंतर का मतलब अपने मन से आप मान सकते हैं, यू कैन थिंक इन योर माइंड। बट आप इस आर्टिकल नंबर 25 में आपको गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। यहाँ पे कहीं धर्म परिवर्तन की बात की नहीं गई है कि आप अपना धर्म पर आप मानना चाहते हैं तो आप मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसके जाके रीति रिवाजों को फॉलो कीजिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसके रीति रिवाजों को प्रोफेशन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो प्रोपागेट भी कर सकते हैं उस रिलीजन को, लेकिन आप अपना धर्म परिवर्तन करें इसके बारे में आर्टिकल नंबर 25 में नहीं कहा गया है। देखिए आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि हम किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं तो हम मान सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को मान सकते हैं, उनके चीज़ों को सीख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपको कोई रोक रहा है तो इसका मतलब वो आर्टिकल नंबर 25 का आपको छीन रहा है। इसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट खुद आपके इस राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रोटेक्ट करती है। देखिए आर्टिकल नंबर 26 क्या होता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप किसी भी रिलीजियस अफेयर, किसी भी धर्म के प्रति अपने रुझान पेश कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसमें ले सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक छोटा सा गांव है, उस गांव में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अगर मैक्सिमम अमाउंट में यही पाए जाते हैं हिंदू और मुस्लिम। तो अगर आप मुस्लिम और आप चाहते हैं कि मैं हिंदू के किसी रीति रिवाज में, किसी जन्माष्टमी या किसी और भी पर्व पे मैं उनमें पार्टिसिपेट करूं या उनके साथ मैं उनमें काम करूं, तो आप बिना किसी झिझक के उसमें काम कर सकते हैं। और हिंदू है वो मुस्लिम के किसी ईद वगैरह में अगर अपना मैनेजमेंट करना चाहता है, प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना चाहता है तो वह कर सकता है, कोई इस पर बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेम गाँव में रहने के बावजूद भी वो मुस्लिमों के सपोर्ट में नहीं लेता है अपने साथ, और इसका मतलब ये है कि उसके आपके इस अधिकार को वो खंडित कर रहा है। इसके लिए कोर्ट आपको खुद आपके लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल नंबर 25 ये था कि आप किसी धर्म को मान सकते हैं, अपना नहीं सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाना शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया कि आप उसको एडॉप्ट करें या कन्वर्ट हो। रिलीजियन कन्वर्जन का जो लव जिहाद का ज़्यादातर मैटर आता है वो सब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी आर्टिकल में लेते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ लिखा ही नहीं है कि आप ये लव जिहाद या रिलीजियस कन्वर्ट करने का कोई प्रोपगेशन है। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम ऑफ टैक्स एंड पेमेंट, जैसे अगर मान लीजिए जितने भी ये धार्मिक चीजें हैं पूरे भारत में, इस पे कभी भी एक नोट कीजिए, इस पे कभी भी कोई टैक्स नहीं लगता है। जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं या चर्च है, इस पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है, इस पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है। इस मैटर में होता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रिलीजन को खुद प्रमोट कराती है या कोर्ट अपने रिलीजन को खुद प्रमोट कराता है। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेके आगे जाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जाना है और आपसे उसमें पैसा लगाया जाए, जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर में घूमने जा रहे हैं, तो देखिए उसके दो कारण, या तो आप
एक वीआईपी लाइन्स होती हैं, उसमें आप कुछ पैसा पेमेंट करके वो गवर्नमेंट के पास जाता है कि आप भीड़ भाड़ से बच के आप डायरेक्ट दर्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है कि आप उसी भीड़ में लगे रहिए, आपका जब नंबर आएगा, लाइन आगे बढ़ेगी तब आप जाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट कभी भी आपसे पैसा नहीं लेती है कि किसी मंदिर के ऊपर। इस केस में देखिए होता है कि जो जितने भी ये 2 नंबर का जितने भी काम होते हैं वो करते क्या है, अपने पैसे को मंदिर के ट्रस्ट में कन्वर्ट कराते हैं और फिर ट्रस्ट वाले व्यक्ति को अपने सेटिंग किए रहते हैं कि आप हमें पैसा किसी दूसरे वाइट मनी कर, यानी कि उस पैसे को कहीं और दिखा कर कि मैंने यहाँ पैसा खर्चा किया है, वो काम ना होने के कारण वो पैसा सिर्फ मेरे पास चला आता है। तो ऐसे होता है। देखिए आर्टिकल नंबर 27 का मिसयूज, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, और इस मैटर में कोर्ट भी आपका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जितने भी कानून भारत में बनेंगे या जितने भी कानून परिवर्तन होंगे, उसका सबसे पहला ये नियम है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वो वायोलेट ना करें। आप कुछ भी बनाइए, अच्छा बुरा खराब जैसे भी मन करें, लेकिन आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच का आपके किसी भी राइट्स को वो खंडित ना करो या उसके इफेक्ट ना करा हो। ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि आप किसी भी फ्रीडम रिलीजियस में पैसा दीजिए, आधा पैसा दीजिए, गवर्नमेंट इसके लिए ऊपर ना टैक्स लगी ना कुछ बोलेगी। आप मुस्लिम है, हिंदू को दीजिए, हिंदू रीति रिवाज जो ट्रस्टी चलते हैं, बड़े बड़े मंदिर चलते हैं, उसमें भी आप पैसा दे सकते हैं। इसमें आपको पूरा राइट्स है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजन वर्सेस सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप किसी भी धर्म के इंस्ट्रक्शन, यानी कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं वहाँ मस्जिद में जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अगर कोई मुस्लिम है वो हिंदू को किसी मंदिर में आ रहा है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। आर्टिकल नंबर 25 हमें हर जगह घूमने की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, चाहे वो किसी रिलीजियस जगह हो, रिलीजियस प्लेस हो, या कोई स्टेट हो, कोई दूसरा प्लेस हो, आप कहीं भी जाके किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट खुद आपको ये राइट दी है कि आप कहीं, जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं वो यहाँ बॉम्बे में एक हाजी अली दरगाह है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी हैं, वहाँ हिंदू रिलीजियस प्लेस है लेकिन वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, चाहे वो किसी भी धर्म का वो जा सकता है। तो आर्टिकल 25 में हमने क्या देखा कि हम कॉन्साइंस या किसी धर्म फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 हमें कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप किसी भी रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं, कैसे बढ़ाएं कैसे घटाएं, या उसके प्रमोशन में क्या किया जाए ऐसे कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 हमें कहता है कि हम पेमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावे के लिए, उसके मंदिर को या मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा लगा सकता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी हो। आर्टिकल नंबर 28 हमें क्या कहता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट या किसी भी रिलीजियस प्लेस, आप किसी भी रिलीजियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मदरसे हो गए या जो गुरुद्वारे हो गए, जिसमें सिखों और मतलब पढ़ाया जाता है, हिंदुओं के जो सांस्कृतिक पाठशाला है, आप उसमें भी जा सकते हैं। आपको ये नहीं कोई जा सकता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम में नहीं जा सकते हैं, गुरुद्वारे या नहीं जा सकते, या चर्च में नहीं जा सकते, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कर रहा है तो उसका मतलब आपके आर्टिकल 28 का वो वायोलेट कर रहा है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 29 और 30 से, जो हमारा देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार हमें देता है वो देता है आर्टिकल नंबर 29 और 30। इसमें देखिए क्या आर्टिकल नंबर 29 हमें क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 29 हमसे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज। सबसे पहले समझते हैं माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक होते क्या है। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया नहीं गया है कि माइनॉरिटी हम किसको कहेंगे। देखिए कोई भी ऐसा जगह जहां किसी एक धर्म या जाति के लोगों की संख्या 10% से नीचे है कंप्लीट उस एरिया में रहने वाले लोगों को, तो उस 10% से नीचे लोगों को माइनॉरिटीज कहा जा सकता है। वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएंगे, वो माइनॉरिटी है नहीं, वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए माइनॉरिटी किसी पूरे देश के लिए नहीं होता है, माइनॉरिटी किसी स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक जगह के लिए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यक। जैसे वो अल्पसंख्यक हो सकता है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, मैं इसको समझने के लिए अच्छा किया हूँ, थोड़ा नीचे बढ़ाया हूँ, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे कोई ऐसा स्कूल है
कोई ऐसा स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा कि हम किसी भी धार्मिक स्कूल में जा सकते हैं, हमें पढ़ने की आज़ादी है, हम पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कल, जैसे मान लीजिए कोई जैन है, जैसे मान लीजिए कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, उसमें से जैन दो कैटेगरी, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो बिना कपड़ों के रहते हैं। श्वेतांबर दिगंबर में जो दिगंबर लोग होते हैं वो मैक्सिमम कपड़ों के बिना रहते हैं, मतलब निर्वस्त्र रहते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज चल रहा है, इसमें हर धर्म के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो बाई आर्टिकल नंबर 29 उसको किसी भी जगह पे जाके पढ़ने का अधिकार है, एजुकेशनल राइट है। तो आप जिस आर्टिकल नंबर 29 से अगर वो जाता है एडमिशन कराने किसी स्कूल में, तो आप आर्टिकल नंबर 29 के अकॉर्डिंग उसको रोक नहीं सकते हैं। उसका प्रिंसिपल का बाप भी उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि गवर्नमेंट उसको अधिकार दिया आर्टिकल नंबर 29 से कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, मान उसका कल्चर है कि वो बिना कपड़ों के रहे, तो अगर मान लीजिए उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अब मान लीजिए पूरे क्लास में सब बच्चे बैठे हैं और वो बिना कपड़ों के क्लास में बैठे, तो बाई लॉ आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको, मैं कोई व्यक्ति है यूपी का, वो गुजरात में चला गया पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जो नेशनल लैंग्वेज है हमारे 22 जो 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उसमें अगर उस एरिया में तो आपको गुजराती पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए आपको गुजराती नहीं आती है और आप बोल रहे हैं कि मैं इस स्कूल में गुजराती नहीं पढ़ूंगा और किसी दूसरे सब्जेक्ट को लूंगा, तो अगर वो ऑप्शन होगा तब तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्कूल में ऐसा स्पेसिफिक है कि आपको गुजराती पढ़नी ही पढ़नी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कर सकते कि मैं गुजराती नहीं पढ़ूंगा, यानी आप फेल हुई या बाहर जाइए। आप किसी धर्म के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ, जैसे मान लीजिए, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा AMU और BHU। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, वहाँ पे मैक्सिमम वो मुस्लिमों के लिए है, मतलब शिक्षा संस्था वहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हिंदू भी जाके पढ़ सकते हैं। वैसे ये BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कहा जाता है वो हिंदू के लिए, लेकिन वहाँ मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, सिख भी पढ़ सकते हैं, ईसाई भी पढ़ सकते हैं। आप किसी के कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते किसी इंस्टीट्यूट में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे तबके का या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आता है, और किसी प्राइमरी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है कि मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, और आप ये कहें कि अब तुम इस तबके या नीचे वर्ग के हो, मैं तुमको यहाँ एडमिशन नहीं दे सकता, इसका मतलब आप उसके आर्टिकल नंबर 29 का वायोलेट कर रहे हैं। और इस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिसके लिए कोर्ट खुद जिम्मेदारी है आपके लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? अगर मान लीजिए कोई श्वेतांबर दिगंबर है जो नंगा पड़ता है, अगर मान लीजिए उसको दिक्कत हो गई, मान लीजिए किसी क्लास में कोई एक बच्चा जाके नंगा बैठ जाए, तो सबको दिक्कत होगी ना। तो इस केस में क्या कहा गया, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने लिए खुद शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। वो देखिए, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो जो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल, नागालैंड में हिंदू माइनॉरिटीज में है, अंडमान निकोबार में हिंदू माइनॉरिटी में, ईस्टर्न साइड में आप चले जाएंगे तो हिंदू माइनॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में, जैसे पूरे कंट्री की बात करें तो मेजॉरिटी में हिंदू हैं, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो वहाँ उस तबके के 10% से नीचे लोग आते हैं, वो लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। जैसे हिंदू नागालैंड में माइनॉरिटीज में है, लक्षद्वीप में वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज में है, वहाँ जैन और क्रिश्चियन वगैरह लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में है। तो इस केस में उस संस्था को आप खोल सकते हैं अगर आप माइनॉरिटीज में आते हैं। और इसमें जो टीचर पढ़ाएगा, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट उनको पैसा दे देती, वैसे ही यहाँ पे जो मौलवी साहब या जितने भी आचार्य होंगे, चाहे वो हिंदू संस्थान हो या मुस्लिम संस्थान हो या सिख गुरु हो या कोई भी संस्थान हो, वहाँ गवर्नमेंट उनको खुद पैसा प्रोवाइड करेगी उनको डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। यहाँ तक तो मेन हमारा खत्म हो जाता है फंडामेंटल राइट्स। एक ये कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, हमें अपनी संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अब नहीं, ये हमारा अब लीगल राइट हो गया है। मतलब अपनी संपत्ति की, से आपके पुरखों की संपत्ति या आपकी जो प्रॉपर्टी उस पर आपका अधिकार है। लेकिन ये धीरे धीरे ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोई रोड का बनाना है या रेलवे निकालना है, तो हर किसी को अगर राइट हो अपनी प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट किस से मांगेगी। और अगर उसके बाद राइट है तो गवर्नमेंट उससे कुछ कर नहीं सकती।
सकते क्योंकि उसके पास लीगल फंडामेंटल राइट्स पहले था। लेकिन आर्टिकल 1978 में 1978 में आर्टिकल अमेंडमेंट 44 हुआ, 44 अमेंडमेंट के तहत इसको बदल दिया गया और आर्टिकल 31 हमारा एक लीगल राइट बन गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसे मान लीजिए आसपास जितनी भी सड़कें बनती हैं, कोई रेल लाइन निकल रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे लेती है लेकिन उसके बदले में आपको पैसा देती है, उसकी मुंह मांगी दोगुना तिगुना पैसा देती है। लेकिन आप गवर्नमेंट को ये मना नहीं कर सकते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का हमारा राइट है। आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है। हाँ, आपसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर अब गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी लेगी, लेकिन उसके बदले में उसके हर्जाने के तौर पे आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर इस मामले में आप कहें कि हम गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो आप इसके पात्र नहीं है और आपको अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि ये कानूनन अधिकार आपने खो चुका है आर्टिकल नंबर 31 को 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब इसके हमारा वीडियो फंडामेंटल राइट्स अब तक खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।